हमारे प्रदेश के गतिशील प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, संगठन के शिल्पीकार और जिन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों के साथ वैचारिक रूप से हमारा किस प्रकार का जुड़ाव हो, इस पर हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारी पार्टी के महामंत्री भजन लाल जी, इस पूरे नगरीय निकाय के प्रकोष्ठ के संयोजक धर्मेंद्र जी, बहन श्रीमती हाड़ा और इस सभागृह में उपस्थित इस राजस्थान के नगर नगर डगर डगर में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के परचम को मजबूत हाथों से अपने हाथों में थामने वाले, पंचनिष्ठाओं से एक मिशन के साथ इस सेवा ही संकल्प है, इस भाव के साथ काम करने वाले सभी सहभागियों और मित्रों, अंतिम सत्र है, भोजन का समय भी निकल गया। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर बड़ा अच्छा लगा जब खुले संवाद के समय में आपने अपनी अपनी बातें कही, कुछ रचनात्मक, कुछ नवाचार की बातें भी कही गई, पर इन सारी बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो हम कह सकते हैं कि संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से जो शहरी सरकारों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की बात कही गई थी, जो शहरी सरकारों को अपने शासन को चलाने के लिए उन्मुक्त करने की बात कही गई थी, उस पर इस सरकार के रहते हुए न केवल अतिक्रमण हुआ है बल्कि षड्यंत्र पूर्वक उन अधिकारों का हनन हुआ है। निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियां हैं और मैं समझता हूं कि अभी अध्यक्ष जी ने सही कहा था अपनी प्रस्तावना भाषण में, सबसे कठिन अगर कोई चुनाव है वो चुनाव है जो चुनाव जीतकर आप चेयरमैन और प्रतिपक्ष के नेता पर सुशोभित हुए। वार्ड पार्षद का चुनाव, चंद गलियों का चुनाव, पैदल चलकर सुबह से आपका दरवाजा कोई खटखटा ले, इससे चुने हुए, इस प्रकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने चुनौती, और उस चुनौती के अंदर हमारा व्यवहार क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किस प्रकार उस व्यक्ति को जिसने हमें इस पद पर पहुंचाया उसके साथ उसकी जन समस्या को आत्मसात करते हैं। बहुत बड़ा आदमी के राजनीतिक जीवन के अंदर एक तरह से इस बात के को लेकर आधारशिला रखी जाती है। हम लोग जो भी गुलाब जी भाई साहब ने कहा, राजस्थान की विधानसभा में बार बार चले जाते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि हमने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अपने निर्वाचन क्षेत्र में कर दिया होगा, पर उसकी एक कसौटी है और उस कसौटी पर कई आंखें हमारी तरफ, हमारे आचरण पर लगी रहती है। और जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल के साथ और एक निष्ठाओं के साथ जुड़े हैं। मुझे याद आ रहा है जब वैश्विक महामारी कोरोना ने दरवाजा खटखटाया था, लोग घरों में कैद हो गए, लोगों के सामने मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने, संगठन ही सेवा है, सेवा ही संगठन का आह्वान हम सब लोगों को किया। मुझे कहते हुए गर्व भी है कि हमारे बहुत से पार्षद, बहुत से चेयरमैन संक्रमित हुए। मैं जहां से सुनकर आता हूं, ये बेटी निकिता बेटी है, इसके पिताजी सत्यनारायण जी गुजर हमारे चेयरमैन थे रतन नगर नगर पालिका के। मैं बार बार कहता था सैनिटाइजेशन का काम है कि पीठ पर मशीन लाद कर घर घर में जाना बंद करो, माने नहीं। और आखिर
काल के क्रूर चक्र हाथ ने उनको हमसे छीन लिया, और समस्या रह जाती है, यादें रह जाती है। और मैं निवेदन करूं कि अभी मैं देख रहा था राजस्थान में इन वर्षों में, इन 3 दशकों में दर्जी जितना शहरीकरण बढ़ा है, अर्बनाइजेशन जितना बढ़ा है, अब ताजा आंकड़े ये कह रहे हैं 24.9% लोग आज शहरों में रह रहे हैं। गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। और इन सब के बीच में जब सरकार बनी और 74वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि 18 विषय ऐसे होंगे जो फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ स्थानीय निकाय को सौंपे जाएंगे। इसी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में ऐलान भी किया, यही सरकार मुकरी। और जिस अधिनियम की बात मुझसे पहले जयपुर को महापौर कर रहे थे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और उन्होंने कहा नगर निगम का अलग अधिनियम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके सेक्शन 6 और 9 में वार्डों का निर्धारण हो रहा था। हम सब लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2011 की जनगणना के आधार पर पहले वार्डों का निर्धारण हो गया, दोबारा इस सरकार ने किया। और मैं तो अचंभित था। अभी जयपुर का और जिस प्रकार इन्होंने तोड़ा मरोड़ा, 2 नगर निगमों में बदला। आज जयपुर की आत्मा गोविंद देव जी और हमारे मोती डोंगरी के हनुमान जी में है। जयपुर को इन दोनों को अलग अलग नगर निगमों में कर दिया। 91 जो वार्ड थे उनको 250 में बदल दिया। और वार्डों का प्रिंसिपल, मैं चंद्रशेखर जी जहां से आता हूं, मुस्लिम बाहुल्य मेरा नगर है, मतलब कोई सीमा नहीं देखी, सिर्फ कोई तुष्टिकरण देखा। और 60 में से 24 वार्ड ऐसे बना दिए जहां मुझे उम्मीदवार खड़ा करने के लिए भी आदमी के तलाशने के लिए पसीना आना प्रारंभ हो गया। सही कहा आपने, पुष्कर के अंदर 100 से कम का वार्ड, हमारे तारानगर में 125 का वार्ड, और उसी तारानगर में 2400 का वार्ड। मैं समझता हूं कि ये सब बातें हमारे सामने हैं। और निश्चित तौर पर उसके बाद भी आप कितने खुशकिस्मत हो, आपकी राह में तमाम कांटे बिखेरे गए, उसके बाद भी आप चुनकर आए। और मैं समझता हूं कि जब चुनकर आए हैं तो जो मुख्य काम हमारा होना चाहिए, हमें अब इस चुनावी साल में प्रवेश करने के से चंद महीने दूर हैं। अभी गुलाब जी भाई साहब ने सही कहा, आप हमारा चेहरा हो, आप चलते फिरते हमारे उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सबसे बड़े व्यक्ति हो। और जब आपके शहर में घटना होती है, अभी मैं जो आपको किताबें दी गई उसमें एक आरोप पत्र है, उस आरोप पत्र को मैं देख रहा था। जयपुर की घटना, जोधपुर की, करोल की, भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की, अलवर की, मालपुरा की, नौर की, इन घटनाओं ने हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को हिलाकर रख दिया। घटनाएं हुई और घटना होते ही आप उस शहर में जहां घटना हुई, आप हमारा असली, हमारे राजदूत तो आप ही हो। हम नहीं बोले, सोशल मीडिया पर नहीं बोले, और हम लोग उस घटनास्थल से अपने आप को अलग रहे। और उसके बाद जिस दिन हमें पार्टी का दल अध्यक्ष जी ने भेजा, उस दिन हमें अपने अपने वार्ड से निकल कर आए। क्या डर है हमें? अभी इसमें लिखा है ब्लैक पेपर में कि अलवर के अंदर 300 वर्ष पुराना राजगढ़ के अंदर मंदिर तोड़ा बुलडोजर चला के। अध्यक्ष ने मुझे कहा कि नगर पालिका के अध्यक्ष से बात आपकी हुई नहीं। मैंने कहा मैं बात करने की कोशिश करता हूं। विपरीत परिस्थितियां हैं, पुलिस का दबाव हो सकता है। हमारे सुजानगढ़ के अंदर हमारा राम दरबार तोड़ा, मैं जयश्री को और इनको बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने कम से कम उसी समय में जाकर खड़े होकर ये तो कहा, उंगली करके, ये क्या किया तुमने, ये अन्याय किया। हम इतने कमजोर कैसे हो गए? अभी जो गुलाब जी भाई साहब कह के गए, इसलिए बोल के गए हैं कि उस समय आपातकाल के अंदर पता नहीं था कि इस नादिर साहब
इंदिरा गांधी का शासन कभी समाप्त होगा कि नहीं होगा। घर बार छोड़ के जेल के सिकंजों में पर डरे नहीं। हमें इस बात को अच्छी तरह से उठाना चाहिए। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, मैं कुछ बातें जरूर आपको रेखांकित करूंगा। एक सरकार का जन घोषणा पत्र, यह जन घोषणा पत्र शासन का आधार बनाया इन्होंने, जिस घोषणा के आधार पर किसान के कर्जे की, बेरोजगारी भत्ते की कई बातें कही गई। वो घोषणाएं अधर में रही, पर उस जन घोषणा पत्र को आप पढ़ोगे तो उसमें प्रश्न 23 है। उसमें स्थानीय शहरी निकाय के लिए इनकी घोषणाएं हैं। इन्होंने क्या घोषणा की? इन्होंने घोषणा कर दी आवासहीन जितने भी बीपीएल परिवार हैं जो शहरों में रह रहे हैं, हमें शासन में आने दो, कांग्रेस को वोट दो, सबको मकान देंगे। और आज हालत क्या है? आज मुझे एक बीपीएल परिवार के आदमी को अपने अपने वार्ड में, अपने अपने इलाके में बता दो जिसको सरकारी खर्चे से राजस्थान की हुकूमत ने, जिसके लिए जन घोषणा पत्र, जिसको उन्होंने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी दस्तावेज करार किया, जब अध्यक्ष जी ने रमनेवाज किया कि जन घोषणा पत्र पार्टी का है, सरकार को पहले बजट भाषण में, बजट में आना था। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैंने कैबिनेट में फैसला करके इसको सरकारी दस्तावेज बता दिया। सरकारी दस्तावेज में आपने कहा कि मैं शहर के सारे बीपीएल आवासीनों को आवाज दें, क्यों नहीं दिए? वो आप आवाज नहीं उठा सकते अपने अपने इलाके में? उन बीपीएल परिवारों को टक टक करो, उनके वो तुम्हारे से की गई वादे को सरकार वो कर रही है। और ये जो इसमें यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, अभी आपको एक पुस्तक दी गई है, उसमें आप देखना 2004 से 2014 का बजट था 2000 करोड़, और 2014-15 से 2020 का बजट इसमें लिख रखा है 1,86,000। ये फर्क है। शहर में गरीब के लिए मकान बनाने की हर 2024 तक हर के सर पर छत हो, ये हमारे प्रधानमंत्री शहरी योजना का है। और आज मैं देख रहा था अध्यक्ष जी, इस योजना में राजस्थान का 28वां स्थान, पैसा सरकार का, हर सर पर छत हो सपना प्रधानमंत्री जी का, शहरों में मकान बनने। आप अपने अपने इलाके में इस बात को क्यों नहीं उठाते कि इस योजना के अंदर एक पात्रता निर्धारित की गई है, सर्वे हुआ है, हमारे इतने लोगों के मकान अब तक मेरे नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में बनने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बात करें? दूसरी इन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान अब स्लम फ्री हो जाएगा। मतलब कच्ची बस्तियों में हमें मूलभूत सुविधा पहुंचाएंगे पर स्लम को नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार का जन घोषणा पत्र की घोषणा है। अब कच्ची बस्तियों का सर्वे कब हुआ आपको मालूम है? 1999 में हुआ, 2003 में उसके डेटा आ गए। मुझे एक जगह बता दें, इस स्लम फ्री योजना पर इस सरकार ने जो अपनी उम्र का 4 साल पूरे कर लिए काम किया, तो बताओ। और दूसरी तरफ अभी स्वच्छता मिशन ये चल रहा है, ये ODF सेकंड का दौर आ रहा है। कचरा मुक्त शहर के लिए जो हमारी घोषणा है, हमारा स्वच्छता मिशन का जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कितने कदम चले? आज मैक्सिमम पैसा आ रहा है। आपकी सारी सफाई व्यवस्था भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के पैसों से हो रही है। पैसा हम दें, पैसा ये खाए, और उसके बाद हम बोले ही नहीं। स्वच्छता के लिए आपको अपने अपने इलाके में जाके कहो, तो मेरे इलाके में अब तक की स्वच्छता के लिए, कचरा मुक्त शहर के लिए राजस्थान की हुकूमत के बजट से तो इतना पैसा आया, वो नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इन्होंने तो सही कहा था अभी डिप्टी मेयर साहब ने, आपका हमें वैधानिक अधिकार मिला है 74वें संविधान संशोधन से, केंद्रीय वित्त आयोग बनेगा, राज्य वित्त आयोग बनेगा, और केंद्रीय वित्त आयोग के पैसे हमारे पास हमेशा आते हैं, चेयरपर्सन को मालूम है। ये पैसा भी रोक रोक कर दे रही है सरकार, पहले पीडी अकाउंट में डालते हैं फिर देते हैं। फिर आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए कि केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा मेरे चेयरमैन बनने के बाद या प्रतिपक्ष के नेता उठाएं, हमारे केंद्र से इतना पैसा आया, इस पैसे का इस तरह इस्तेमाल हुआ, इस तरह भेजा, इस्तेमाल हुआ। राज्य वित्त आयोग
बदबू से भी चेयरमैन बने। गांव के अंदर एक साल 2 महीने बाद तो बनाइए। यहाँ पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों ने हड़ताल की, अध्यक्ष जी आपको ध्यान होगा। उसके बाद इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में तो पैसा रिलीज कर दिया, पर आपकी आवाज नहीं है। कौन मुखर आवाज करेगा? क्या समझते हो? ये जोड़ तोड़ करके इन वार्डों के पुनर्सीमांकन से जो बन गए कांग्रेस के नुमाइंदे, वो आवाज उठाएंगे। इन बुनियादी बातों को हम क्यों नहीं करें? अभी ये जो 2015 से अमृत योजना चल रही है, मैं समझता हूं जल आपूर्ति को लेकर, सीवरेज और पार्क को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर इतना पैसा आया है, आपको लंबा चौड़ा जोर नहीं आएगा। इसका प्रोजेक्ट बना था, हमारे समय में बना था। आज इस प्रोजेक्ट पर पैसा आ रहा है, उन्हीं पैसों से पार्क का निर्माण हो रहा है, उन्हीं पैसों से आपकी जल आपूर्ति, बड़ी बड़ी ऊंची टंकियां देख रहे हो ना, वो इनका काका जी का पैसा नहीं है, तो सारा क्रेडिट ये ले रहे हैं। हो सकता है वहां विधायक जी हो, हमारे नहीं हो सकता है हमारे चेयरपर्सन नहीं हो सकता है उद्घाटन में हमारा नाम नहीं लगे, पर सोशल मीडिया पर आप आज कैंपेन लॉन्च कर दो, उनको ये पैसा, इस पैसे के अंदर भारत सरकार का इतना योगदान है। अभी स्मार्ट सिटी की बात चली, स्मार्ट सिटी के अंदर जिस प्रकार की नाइंसाफी हुई है, क्या कारण है कि स्मार्ट सिटी का पैसा सब जगह से कटा, कोटा में पहुंच गया? क्यों नहीं बोले हम? आप जाकर आज मालूम करना, ये कोटा में जो हजारों करोड़ के काम चालू कर दिए, मेरे यहाँ के भी व्यक्ति 42 करोड़ रुपए ले गए। मतलब आज अगर एक ही शहर के अंदर जाए तो सॉलिड वेस्ट का क्या हो रहा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में राजधानी में, मैं तो आपको कहने वाला था, ये शिवापुरा का खुद तो ध्यान करो। मैं समझता हूं इन सारी चीजों को की जानकारी हमें करनी चाहिए। हमें मौका मिला, अब राजस्थान पत्रिका आपने पढ़ा होगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा कितना पैसा रिलीज हुआ, कितना बजट आवंटित हुआ। 1606 करोड़ में 806 करोड़ जयपुर में खर्च हो रहा है, जोधपुर में 795 में 500 कुछ करोड़ हो रहा है। हाँ, ये सही है। कई नगरों में जहां 2-2 टुकड़े किए, लाइबिलिटी हमारे पर, और असर सारे के सारे जिसमें मेयर बन गया कांग्रेस का, उस पर। यूआईटी के अंदर भी यही खेल हो रहा है, पर इस खेल को बंद करने की ताकत किसमें होगी? आप इन सारी चीजों को लेकर राजस्थान की विधानसभा में हम बोलते हैं ना, मेरे समझ में नहीं आता कि आज तक आप इन सारे प्रशासन शहरों के संघ की बात चली, 10 लाख पट्टे बांटेंगे। हम मुखर होकर कहो ना, ये सरकार विफल रही पट्टे बांटने में। मैं धन्यवाद दूंगा मेयर साहब, बीकानेर के मेयर साहब को। बीकानेर की मेयर ढूंढ कर ला सकती है, आंकड़ा भेजते हो आप 4000 का और पट्टे बांटते हो 300 कुछ। तो ये कहानी एक ही नहीं है, ये कहानी घर घर की है, इसको जाना चाहिए। और जो सुविधा क्षेत्र सब हो रहा है और मास्टर प्लान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो हम सब के सामने है। अभी गुलाब जी भाई साहब ने एक बात कही थी, स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर आत्मनिर्भर निधि में सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी। मेरे यहाँ का एक पार्षद है भंवरलाल गुजर, वो कल परसों में मिलने मेरे साथ कई, उसके साथ रेडी वाले रहो आगे। तो मैं कह रही, तू 16-17 आदमी क्या बात है? कि भाई साहब इनकी मैंने वोटर वो आधार कार्ड ले लिया और आईडी ले ली और सबको पैसे दिला दिए, बड़ी जोर तो आया मेरे को। अब इनको एक को मिले 10,000, एक को मिला 18,000, एक को मिला 22,000, सबको पैसे मिले। राजस्थान सबसे फैसिलिटी है इसमें। आप अपने अपने काम में इस काम को क्यों नहीं आगे बढ़ाओ? और ये गाड़ियां लोहारों को पट्टे दे रहे थे ना, आपकी मेरी घोषणा थोड़ी थी, इनकी घोषणा थी। और ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये ढकोसला है भाई। जिस तरह नगर मित्रों के नाम पर लुटेरों को कर दिया ना इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आप सही कह रही थी। नगर निगम के नाम पर, नगर मित्र के नाम पर, और जिस प्रकार की फीस वसूली के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चांदी कूटने का काम कर रहे हैं, टुकर टुकर देख रहे हैं। मैं समझता हूं सारी बातों को लेकर हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आज घटनाएं होती है, निश्चित तौर पर कई बार बड़ा मन में दर्द होता है जब एसीबी की रडार पर हमारे चेयरमैन और हमारे पार्षद आ जाते हैं।
हमें जिस प्रकार गुलाब जी ने कहा, हम एक अलग राह के राही हैं, हम पार्टी में डिफरेंस के लोग हैं, और निश्चित तौर पर अगर हमारा काम यही हो, आज अपने खुद के जो हमारे नगर निगम नगर पालिका आप जाके देखना, आपने इजाजत तामीर की कितनी आपके पास पत्रावली पड़ी है, क्यों पड़ी है? नियमन की कितनी पत्रावली पड़ी है, क्यों पड़ी है? वर्क ऑर्डर जो होना चाहिए क्यों पड़ा है लेट? आप सोचो ना, एक उंगली को उधर करते हो तो 4 उंगली अपनी तरफ उठती है। आप समझ लें कब जो समय है वो समय ऐसा है जो बड़े अपने कुशाग्र बुद्धि से, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ईमानदारी से काम करेगा, जनता उसकी हमरा हो जाएगी। इसलिए भाइयों, इन सारी बातों को अपने को करना है। ये अब पार्टी का कार्यक्रम है, और मैं सही कहूं, मेरा एक अनुभव है, मैं एक ही विधानसभा से वैसे 7 बार हूं, एक बार पड़ोस में चला गया। मैंने मेरे चुनाव कैंपेन में मेरे चेयरमैन जो रोज आ जाते थे, मेरे को लोग कहते भाई साहब आने कौन है मंच नीचे उतरे, आने कौन है मंच पर, मतलब वोट कटिंग कई जगह चेयरमैन लोग बढ़ जाते हैं। ये यथार्थ की बात कह रहा हूं मैं। कई जगह पर पार्षद जब चाहता है कैंपेन में तो धीरे से कहना पड़ता है, यार इसको कहो कि अपने घर बैठे। ये क्यों भाई? सिर्फ हमारा अहंकार और हमारा व्यवहार। इस लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति सोचे मैं सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, नहीं कर सकता। और मैं ये कह सकता हूं, एंटी इनकम्बेंसी अगर शहर से नहीं उठेगी तो कहां से उठेगी? सरकार की विफलताओं पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर आप अपने इलाके में हुई उस घटना के साथ जुड़ोगे नहीं तो कौन जुड़ेगा? भ्रष्टाचार जो आपके यहाँ हो रहा है, आपका जमीन माफिया, अभी बात उठी नवलगढ़ के अंदर, एक ट्रस्ट की जमीन पर एमएलए कब्जा कर ले। इन्होंने हिम्मत की, लड़ाई लड़ी, नहीं हुई तो हाईकोर्ट से नोटिस जारी हो गए। और हम कुछ करें नहीं और पार्टी की बात करें, और पार्टी जिस दिन आपको कहे आज मंडल स्तर का, जिला स्तर का हमारा एक आंदोलन है, मांग पत्र देना है, मांग पत्र के समय में तो आपकी तस्वीरें धमाधम आगे आ जाते हो। और जब देखते हैं कि चेयरमैन साहब और पार्षद साहब आए हैं तो अचानक गाड़ी रुकती है, गाड़ी का गेट खुलता है, उसमें से अकेले आदमी जब उतरते हो, साथ में 3-2 आदमी गाड़ी में बैठा के नहीं लाते। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं किसी मेरे को आक्षेप हो मतलब मैं पूरे समुदाय का कर रहा हूँ, पर कुछ हमारे इस तरह की बातें हैं। हम सब लोगों को इसके लिए मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूँ, समय सिर्फ नवंबर तक का है। नवंबर में चुनावी वर्ष जिस समय प्रारंभ हो जाएगा, सरकार कहेगी 34 वर्षगांठ बनाएंगे, और हमारे महामंत्री जी अध्यक्ष जी कहेंगे कि हमें काला दिवस मनाने के लिए लाखों लोगों के साथ सरकार को ललकारेंगे। और उसके बाद लोग ऐसा नहीं है कि राजनीति में लोग भागते नहीं, ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन ही बनाता है सरकारों को, और ये परसेप्शन बन चुका है। अब तक की मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, सबसे शर्मनाक हार की ओर सत्तारूढ़ कांग्रेसी दल बढ़ रहा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। राजस्थान में विकासहीन अगर सरकार किसी ने दी है, इन गवर्नेंस किसी ने दिया है, कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण राजस्थान में मुद्दा किसी ने बनाया है, भ्रष्टाचार का तांडव 200 मिनी मुख्यमंत्री बनाकर किसी ने किया है, इस सरकार में तो गहलोत ने किया है। और ये पाप इनको ले बैठे, पाप की हांडी बीच चौराहे फूटेगी, बीच चौराहे। उस हांडी को फोड़ने के वक्त में मेरी भूमिका क्या हो? उस हांडी में जो तैयार हो रहा है जहर, वो जहर में आत्मसात करूंगा, जहर को लेकर लोगों को कहूंगा ये जहर वाली हांडी है, और कोई नहीं करेगा, आपको निकलना पड़ेगा। और इस कार्यशाला के बाद अपनी भूमिका बदलो। ये जो छोटी मोटी बातें हैं, घबराओ मत, संगठन के लोगों से संपर्क करो, संगठन के लोग हमारे जैसे लोगों को आदेशित करेंगे, लाठी भी खाएंगे साथ में खाएंगे, धरना भी देंगे साथ में देंगे, और हम आपके इन हाथों के साथ हमारे हाथ भी रहेंगे, और कटने की बारी आएगी तो पहले हमारे हाथ कटेंगे, देखते हैं कौन सा। इसलिए मजबूत इरादे के साथ, और एक प्री बोर्ड मीटिंग भगवान के लिए करो। आपने आज हाथों खड़े कर दिए चंद्रशेखर जी के कहने पर भाई मेरा भी एक अनुभव है, माफ करना। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी कठिन कुर्सी ये चेयरमैन है। कोई चेयरमैन ऐसा नहीं जिसके खिलाफ ये नहीं चलता कि चेयरमैन को हटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए।
क्योंकि हमारा संवाद हमारे पार्षदों से, हमारे लोगों से कम रहता है। इसलिए प्री बोर्ड मीटिंग भी करें, और जहां प्रतिपक्ष में है, आप हमारे प्रतिपक्ष के नेता प्री बोर्ड के साथ बैठे एक बार, वहां अचानक कोई इस गेट से आएगा, कोई इस गेट से आएगा, कोई इस गेट से आएगा, फिर मुद्दों पर एक दूसरे की तरफ देखेंगे। हमें एक एक मुद्दे पर इस सरकार को घेरना है। सरकार की खुद की योजनाएं सरकार की नाकामयाबी को बड़ी ऊंची आवाज में जनता तक पहुंचा रही है, पर वो जब आता है इस नाकामयाबी का एजेंडा, उसमें हम मौन हैं। इस बार एक मामले के अंदर हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, ये बार आके महंगाई पर बोल के प्रेस वाले हमसे पूछने लगे, मैंने कहा क्या सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हुए? आप सो रहे थे उस वक्त में, बगले झांकने लगे मंत्री। तो हमें बगले नहीं झांकनी, हमें अगला व्यक्ति हमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करे, ये जज्बा पैदा करना है, और इस कार्यशाला से निश्चित तौर पर नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने नई शुरुआत की, बड़ा अच्छा लगा, और आपने संवाद के अंदर खुली जो बातें की, नवाचार की बातें की, मैंने भी लिपिबद्ध किया है अध्यक्ष जी के उसके कहने पर, और आपकी एक एक समस्या को भी हमने लिखा है। आप भगवान के लिए हम लोगों को विधानसभा में उठाने वाले मुद्दे देकर जाओ, ताकि हम आगे इस बात को उठाकर सरकार को मानसून सत्र में घेरें। बहुत बहुत धन्यवाद।